जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी ईमानदारी पूर्वक तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे गए विज्ञान के ऑब्जेक्टिव सवालों को करवाऊंगा। यह क्वेश्चन पेपर 2025 के फरवरी में हुई परीक्षा की है, जिसका सीरीज़ आप लोग देख सकते हैं, जिसका सीरीज जी है। यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसके सवालों को करने का मतलब है कि अब की बार 2026 के फरवरी में आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस लेवल के होंगे, यह इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, मैं इसका अभी पार्ट 1 बना रहा हूं, जिसमें आप लोग 1 से 40 तक के ऑब्जेक्टिव सवालों को सॉल्यूशन एक बेहतरीन तरीके से देखेंगे। चूँकि मुझे सवालों को समझाना भी रहता है, इसलिए थोड़ा समय लगता है। ये नहीं कि सिर्फ आंसर पर टिक लगवा कर आगे बढ़ जाऊं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। लास्ट तक बने रहिएगा, तभी कुछ हासिल होगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और भी है कि क्लास को आप लोग ईयरफोन या ब्लूटूथ लगा कर ही देखें। कुछ इधर उधर की आवाज़ें रिकॉर्ड हो गई होंगी वीडियो में, तो उस पर ध्यान न दें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देख लीजिए, ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है, एनुअल वार्षिक एग्जाम का। ठीक, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, ये अभी पार्ट 1 चलेगा, जिसमें 1 से 40 तक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कराएंगे बेहतरीन तरीके से। यानी 41 से 80 तक हमारा पार्ट 2 में आएगा। ठीक, उसको देखना भी नहीं भूलिएगा। फिल्म मूवी वगैरह देखने की जगह पर ना इसी को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और ऐसे ही सॉल्यूशन पाने के लिए बिहार बोर्ड में बढ़िया नंबर लाने के लिए ST ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें दे रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 80 में से 40 छांट लेना है, आसान आसान। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। एक OMR शीट मिलता है, उसमें ना ऐसे ऐसे टिक लगाना रहता है, बढ़िया से गोला भरना रहता है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नंबर 1 हमारा कह रहा है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। पिछले वीडियो में मैंने बनाया था, मॉडल पेपर 2026 का आया था, तो उसमें मैं बताया भी था कि 1 से 20 तक परमाणु संख्या वाले तत्वों को याद कर लीजिए, है ना। याद कर लीजिए, याद होना ही चाहिए 1 से 20 तक। तो इसीलिए जब पढ़िएगा ना, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। इसका आंसर 2, ये दूसरे समूह का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये पिछले मॉडल पेपर में भी आया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्तों की संख्या ना हमारा 7 होती है। ठीक, 7 ग्रुप, तो ग्रुप 18 है। ग्रुप को ही बोलते हैं समूह या वर्ग। ठीक ना, ये तीनों नाम है, याद रखना, ग्रुप, समूह, वर्ग। इनकी संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या 7। हमारा आंसर 7 हो जाएगा। नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। जल संचयन ना मतलब जल इकट्ठा करना। ठीक, संचय नहीं किया जाता है। मान लो कहीं बारिश होता है तो छत से पानी इकट्ठा करके किसी गड्ढे उड्ढे में इकट्ठा कर लिया जाता है, तो उसी को जल संचय कहते हैं। तो इसमें कट्टा एक कुआं का रूप है। ठीक, डगवेल ये भी कुआं है, कुआं का ही रूप है। कुल भी एक कुआं का ही रूप है। ठीक ना, लेकिन इरिस आपके किताब में दिया ही नहीं है। इसका आंसर D हो जाएगा। ये सारे कुआं है, कुआं में पानी इकट्ठा होता है कि नहीं, इसीलिए हमारा आंसर D। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। टिहरी बांध निर्माण, किसी भी जलाशय पे बांध बनाया जाता है ना, तो उससे बिजली उत्पादन किया जाता है, भूमि की सिंचाई भी होती है और जल की आपूर्ति भी पूरी की जाती है। इसलिए हमारा आंसर, देखो ये बाबू लगाया है, सही लगाया है, D। हमारा आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, अब बताइएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि टिहरी बांध किस नदी पे बनाया गया था। ये इसको बनाया गया है भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर, है ना। याद रखिएगा, ये पूछ देगा क्वेश्चन। ये आपके SST में चला जाएगा, लेकिन साइंस में भी दिया है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है
कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है। अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट का मतलब होता है कचरा। कचरा का प्रबंध कैसे किया जाएगा, कचरा का प्रबंध, तो इसको आप एक मूवी देखे होंगे RRR, ठीक ना। RRR से बहुत ही आसान तरीके से कचरे का प्रबंधन किया जा सकता है। RRR पहला आर से होता है ना, देखो ना इसी में दिया है। इसको पहला आर मान लो, इसको दूसरा आर मान लो, इसको तीसरा आर मान लो। रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल, इसको याद रखिएगा बाबू, ये पूछेगा आपके। RRR से याद रहेगा तो यानी पुनः उपयोग, दोबारा उपयोग करके किया जा सकता है। पुनः चक्रण यानी दोबारा उसी वस्तु से उसी को सामान किसी में बदल कर बना दिया जाए तो पुनः चक्रण हो जाएगा। कमी करके, कमी का मतलब ना रिड्यूस, कि कचरे को एकदम कम निकाला जाए। किसी भी चीज़ से कचरा कम निकलेगा तो उसका प्रबंधन आसानी से हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है। इसका आंसर हो जाएगा 1, इसका आंसर 1 हो जाएगा। नवीकरणीय का मतलब होता है ना, नवीकरणीय संसाधन जो पुनः प्राप्त हो जाए, जो पुनः प्राप्त हो जाए, दोबारा प्राप्त हो जाए, खत्म ना हो, खत्म ना हो। जैसे वन में पेड़ पौधों को आराम से लगाया जा सकता है, दोबारा पेड़ पौधे लगाया जा सकता है कि नहीं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। कोयला तो ख़त्म हो जाएगा भाई। पेट्रोलियम, पेट्रोल से आजकल गाड़ी इंजनें चल रही हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए हमारा आंसर 1 हो जाएगा। 1 कभी ख़त्म नहीं होगा, इससे लकड़ी प्राप्त कीजिए आराम से, फिर नया 1 यानी पेड़ लग जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक, इसका आंसर हो जाएगा ना मीथेन। बायोगैस में ना मीथेन पाया जाता है सबसे अधिक। इसका परसेंटेज ना 50 से 75% तक होता है, लगभग 70% है ना। ये बायोगैस का मुख्य घटक पूछ रहा है ना, तो मुख्य घटक में मीथेन हो जाएगा, हमारा आंसर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर कहाँ होता है। पेप्टिक अल्सर ना पेट की बीमारी है। ये होता है लंबे समय तक भूखे रहने पर। जब आप लंबे समय तक भूखे रहिएगा तो पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाएगी। HCl अम्ल निकलता है पेट में, ठीक ना। HCl अम्ल निकलता है जो बहुत ही अम्लीय होता है, बहुत हार्ड अम्लीय होता है। तो इसी से क्या हो जाता है, अल्सर एक बीमारी हो जाती है। अल्सर का मतलब ना पेट में घाव हो जाता है, ठीक ना, और बहुत ज़ोर से दर्द करने लगता है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा लंबे समय तक भूखे रहने से पेप्टिक अल्सर हो जाता है। याद रखना ये कहाँ होता है, पेट में, ठीक ना, पेट में ये बीमारी होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। किरणों के समूह को वैसे तो किरण पुंज कहते हैं, ठीक ना, लेकिन किरण क्या होता है, किरण प्रकाश का भी तो स्रोत होता है ना, और किरण का भी स्रोत होता है। तो दोनों मिल के हो जाएगा हमारा आंसर सी, ए और बी दोनों। किरणों के समूह को किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों कहते हैं, है ना। इसका आंसर दोनों हो जाएगा, अब कभी मत भूलिएगा ना। क्वेश्चन नंबर देखो ये बाबू लगाया था इसमें बी, किरणों के समूह को किरण पुंज, लेकिन दोनों जब दे दिया है आंसर तो दोनों होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती हैं, किसी भी दिशा में नहीं, तिरछी दिशा में, रेखा में नहीं, सीधी रेखा में। देखो ये भी बाबू सही लगाया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, याद रखिएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। अवतल दर्पण किस प्रकार, यानी उसको क्या कहते हैं, अपसारी कि अभिसारी। तो याद रखना अवतल दर्पण को ना हमेशा अभिसारी दर्पण कहते हैं। एक जगह देखो ना, ऐसे यही ना अवतल दर्पण होता है, बाहर से पेंट किया हुआ रहता है और ये प्रधान मुख्य अक्ष, ऐसे किरणें आती हैं तो एक जगह मोड़कर मिला देती है, कन्वर्स कर देता है, एक जगह कन्वर्स कर देता है। और अपसारी किसे कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को, ठीक, उत्तल दर्पण। हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। कार के हेडलाइट में पूछा है, ठीक ना। मान लो जैसे ये कार चल रही है,
ऐसा ही ना होता है कार। तो यहाँ पे हेडलाइट नहीं लगा रहता है, जो दूर तक लाइट से जिसको देख कर ये चक्का है मान लो, ठीक ना। तो इसी को हेडलाइट कहते हैं। यहाँ जो लगा रहता है ना मिरर, जो पीछे के फोटो को दिखाई देता है। अब ड्राइवर पीछे मुड़कर कैसे देगा, तो यहाँ लगा रहता है उत्तल दर्पण। ये बाबू गलत किया है, उत्तल दर्पण नहीं लगा रहता है, उसमें लगा रहता है अवतल दर्पण। यहाँ अवतल दर्पण ऐसे लगा रहता है, इधर से पेंट रहता है, तभी ना यहाँ लाइटवा बल्ब रख दिया जाता है कि यहाँ से प्रकाश निकलती है और एकदम दूर तक चली जाती है, और जिससे सारी वस्तुएं दिखाई देती है और रात में गाड़ी आसानी से चल पाता है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। इस बाबू का गलत हो गया, इसने एप्पल उत्तल दर्पण लगा दिया। उत्तल दर्पण का उपयोग ना पीछे के दृश्य को देखने के लिए होता है, खास करके बाइक में आप लोग नहीं देखते हैं, दोनों बगल शीशा रहता है, तो वो क्या होता है, उत्तल दर्पण ही होता है। उसी में सारे पीछे के फोटो वगैरह को देखकर साइड वगैरह दिया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब चलो फोकस दूरी समझ जाओ। ये एक अवतल दर्पण है, मान लो इधर से पेंट किया हुआ है, ये हमारा पोल। फोकस दूरी अवतल दर्पण का कहाँ होता है, बाएं साइड में, ठीक ना। तो अवतल दर्पण का जब फोकस दूरी लेफ्ट साइड होता है तो बाईं तरफ की दूरियाँ पोल से निगेटिव होती है, ठीक, और इधर जाने पे पॉजिटिव। उसी प्रकार इस प्रधान अक्ष से ऊपर की वस्तु को दूरी को प्लस लिया जाता है और नीचे के दूरी को माइनस। तो फोकस दूरी जब लेफ्ट साइड में है, यहाँ से लेफ्ट पड़ रहा है, तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो इसीलिए हमारा देखो ये बाबू धनात्मक टिक किया है, इसका ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर होगा बी, ऋणात्मक। यानी अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक। धनात्मक किसका होता है, उत्तल का होता है, उत्तल दर्पण का। देखो ना, उत्तल दर्पण ऐसे ही ना होता है, अंदर से पेंट किया हुआ रहता है। मान लो ये प्रधान अक्ष यहाँ पी से गुजर गया, एक प्रकाश की किरण ऐसे आई, टकरा के फेंक देती है ऐसे, वाह। तो इसको पीछे की तरफ मिलाइएगा तो इसका फोकस दाहिने तरफ होता है। तो दाहिने की दूरियों को प्लस और बाएं की दूरियों को माइनस में लिया जाता है, बाकी ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनेगा, तो वस्तु से छोटा ना उत्तल का खासियत होता है। इसका आंसर सही है, इसने भी सही टिक लगाया है, हमारा आंसर उत्तल हो जाएगा, ठीक ना। उत्तल दर्पण में ना, उत्तल दर्पण जैसे मोटरसाइकिल के बाएं बगल दाएं बगल जो शीशा लगा रहता है ना, उसी में देखना ना हमेशा वस्तु से, एक ट्रक का भी फोटो देख लीजिएगा उसमें, है ना। तो उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, है ना, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, सीधा ही ना दिखाई देता है। ऐसा नहीं ना कि चक्का ऊपर और पूरा बॉडी नीचे दिखाई देता है। ट्रक का फोटो दिखेगा तो पूरा सीधा ही दिखाई देता है। तो इसका आंसर अवतल हो जाएगा। अवतल में बड़ा, छोटा, बराबर, है ना, ये सब बनता है ना। बड़ा, छोटा, बराबर और उल्टा, उल्टा भी बनता है ना। इसमें आभासी भी बनता है, याद रखना। जब पढ़ाऊंगा मैं, सीरीज चलाऊंगा सुपर 30 का, तो उसमें देखना बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 था हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, देखो वायु में निर्वात की अपेक्षा दे रहा है। निर्वात का मतलब जैसे मान लो ये धरती है हमारा अर्थ, ठीक ना, तो इसके इतना ही चारों तरफ है ना वायुमंडल है, मतलब वायु का सांद्रता है इतना ही दूर। बहुत ऊपर जाने पर ना वायु है ही नहीं। तो इसीलिए इस पूरे खाली स्थान को क्या बोला जाता है, निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल स्पीड होगी ना, यहाँ कोई रुकावट है ही नहीं। लेकिन जैसे ही प्रकाश की चाल सूरज से मान लो ऐसे ऐसे आई और वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो धीरा हो जाएगी, है ना। लेकिन निर्वात में सबसे अधिक, तो वायु में वायुमंडल में घुसने के बाद धरती पर आने पर इतना दूर धीरा हो जाएगी, ठीक ना। तो इसीलिए धीरा का मतलब कम। ये भी सही टिक किया है, इसका आंसर एप्पल होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है। प्रकाश द्वारा किस घटना के तहत तारे टिमटिमाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। देखो इसने भी सही टिक किया है, इसका आंसर अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन के कारण ही ना तारे टिमटिमाते हैं, ठीक। कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, किशोरावस्था। किशोरावस्था का मतलब ना ऐसे आसान भाषा में समझ जाओ, बच्चों की जब दाढ़ी मूछें निकल जाती हैं
तो उसी को किशोरावस्था कहते हैं। लगभग ये चालू होता है किशोरावस्था 11 वर्ष से ना 18 वर्ष तक, ठीक ना, किशोरावस्था का उम्र होता है। इसी में बच्चे होशियार हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, ठीक ना। तो किशोरावस्था उसी को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसमें परिवर्तन को प्यूबर्टी कहते हैं। इसने भी सही टिक लगाया है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब होता है हिंदी में यौनारंभ। यौना मतलब जवानी का आरंभ हो जाता है, ठीक ना, इसी को यौनारंभ कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। परिवार नियोजन साधन, परिवार नियोजन साधन ना मतलब कम से कम बच्चे पैदा करना, है ना, कम से कम। जैसे हम 2 तो हमारे 2, या 1 भी रख सकते हो। अब हम 2 हमारे एकदम क्रिकेट टीम की तरह नहीं, कम से कम बच्चों को पैदा करना। तो कम से कम बच्चों को कैसे पैदा किया जा सकता है, तो इसमें डायफ्राम भी एक युक्ति है जो महिला यूज करती है, ठीक ना। कॉपर टीएम लूप ये भी महिलाओं द्वारा यूज किया जाता है। कंडोम ये पुरुषों द्वारा यूज किया जाता है। यानी इसमें आंसर हो जाएगा ना हमारा सभी, इनमें से सभी। देखो ये बाबू बी टिक किया है। केवल कंडोम नहीं होता है, जब किताब पढ़िएगा तो उसमें सब दिया है इसके बारे में, है ना। तो परिवार नियोजन में इस सब का यूज किया जाता है। इसका आंसर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एटाविज्म का क्या अर्थ है। एटाविज्म का अर्थ है ना, इसमें आंसर हो जाएगा इसका सी। संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं होता है। जनक का मतलब ना, जैसे दे रहा है संतति में जनकों के गुणों का आना, नहीं। एटाविज्म का मतलब होता है, जनक का मतलब माता पिता। जनक हमारे कौन है, माता पिता। इनका गुण जब हमारे में आएगा ना, बच्चों में आता है, तो उसको बोलते हैं अनुवांशिकता, ठीक। लेकिन एटाविज्म में होता है ना कि संतति में यानी बच्चों में पूर्वजों के गुण। पूर्वज कौन से हैं, जैसे हम अभी का मानव किसका पूर्वज है, अभी का मानव होमोसेपियंस का पूर्वज है कि नहीं। होमोसेपियंस एक क्या था, होमोसेपियंस एक बंदर का ही तो प्रजाति था ना। तो जैसे मान लो बंदर की प्रजाति किसी बच्चे में पूंछ आ जाए तो ये क्या होगा, ये पूर्वजों की निशानी आ गई उसमें, तो उसी को क्या कहते हैं, एटाविज्म। एटाविज्म का अर्थ यही होता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। देखो जीन की संरचना जब देखने को मिलता है ना तो उसको जीनोटाइप कहते हैं। जीनी संरचना को जीनोटाइप। और फिनोटाइप में क्या होता है कि फिनोटाइप में जीवों के भौतिक लक्षण दिखाई देते हैं। भौतिक लक्षण मतलब जो दिखाई देता है, जैसे 2 हाथ है, 2 हाथ दिखाई देगा, 2 पैर दिखाई देगा, 2 कान दिखाई देगा, कान, ये सब दिखाई दे रहा है तो फिनोटाइप में जाएगा। लेकिन जीनोटाइप हमको दिखाई नहीं देता है और इसी को जीनी संरचना, जीन जो कंट्रोल करे, है ना। जैसे जीन कैसे कंट्रोल करता है, जो माता पिता से ट्रांसफ़र होकर बच्चों में जाता है, ठीक ना। तो ये आकार को नियंत्रित करता है, आकार को नियंत्रित करेगा, है कि नहीं। रंग को नियंत्रित करेगा कि आपका रंग कैसा होगा, रूप को नियंत्रित करेगा, यही ना। तो इसको जीनोटाइप यानी जीन की संरचना जीनोटाइप। और फिनोटाइप में ना, फिनोटाइप में आता है कि जो दिखाई दे बच्चों में, है ना, तो उसी को फिनोटाइप कहते हैं। हमारा आंसर बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है, डार्विनवाद। ये भी इसने भी सही टिक लगाया है, डार्विनवाद। देखो 20 नंबर क्वेश्चन में ना इसने सी टिक किया है। अब क्या करूं, उसकी बदकिस्मती, उस समय मैं नहीं था इसीलिए। अब समझा दिया ना, अब कभी मत भूलना। जीनोटाइप मतलब जिसमें जीन ट्रांसफ़र हो, फिनोटाइप जो दिखाई दे जाए, है ना, इसीलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 21 कहलाता है तो डार्विनवाद, ये सही है, इसने सही टिक किया है, डार्विनवाद होगा। डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने, इसीलिए उसको डार्विनवाद कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 22 कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है। जैव आवर्धन, इसका आंसर सही टिक किया इस बाबू ने, डीडीटी होगा, है ना। डीडीटी होता है ना। अब पहले ये समझ जाओ कि जैव आवर्धन कहते किसे हैं। तो जैव आवर्धन उसे कहते हैं जिसमें होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा खाद्य श्रृंखला में जहरीले पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाती है। यानी कोई मान लो कोई कीड़ा मकोड़ा है, वो जहरीले कीड़े मकोड़े को खा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो डीडीटी क्या है,
ये भी तो एक कीटाणुनाशक ही ना है, कीटाणु को मारने के लिए जहर है, ये जहरीला पदार्थ है ना, जहरीला होता है। तो इसको अगर कोई मान लो कीड़ा में चला गया, उस वो कीड़ा मर गया, उस कीड़ा को कोई और कीड़ा खा गया तो उसमें वो जहरीला पदार्थ ना बढ़ जाएगा। अब यहीं बता दो DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। हम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डी से डाइक्लोरो, एक डी से डाइफिनाइल, टी से ट्राइक्लोरोइथेन। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। CFC ये ओजोन के क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ओजोन को प्रभावित करता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ATP का फुल फॉर्म पूछेगा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वहीं ADP का तो एडिनोसिन डी से डाइफॉस्फेट। इतना याद भी रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? शाकाहारी। बिल्कुल ठीक, इसने भी सही टिक लगाया है। देखो समझो, जैसे सूरज से बहुत एनर्जी आती है तो इसको लेता कौन है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे लेते हैं ना। अब पेड़ पौधे को खाता कौन है? छोटे छोटे पेड़ पौधे को खरगोश खाता है कि नहीं? खरगोश को लोमड़ी खा गई, ठीक ना। अब लोमड़ी को मान लो बाघ मार कर खा गया। तो देखो पौधे को अगर कोई खाएगा ना तो उसको प्रथम उपभोक्ता, और दूसरे प्रथम उपभोक्ता को कोई खाएगा तो उसको द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता को कोई खा जाएगा तो उसको तृतीय उपभोक्ता कहते हैं, यानी शाकाहारी। शाकाहारी पूर्ण रूप से ना पेड़ पौधों पर ही आश्रित होते हैं, है ना, याद रखना। सर्वाहारी, सर्वाहारी मतलब जो मांस प्लस घास दोनों खाए, है ना। अपघटक, अपघटक में कीड़े मकोड़े आते हैं, जो सड़े गले मांस खाते हैं, कीड़े मकोड़े, है ना। सड़े हुए मांस या सड़ गई पत्तियों को भी खाते हैं। मांसाहारी जो केवल मांस खाए, है ना। तो इससे याद। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि CFC का व्यापक उपयोग होता है। CFC का व्यापक उपयोग कहाँ होता है? CFC का फुल फॉर्म बताओ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखना, है ना। तो CFC का उपयोग ना अब जेट इंजनों में, जो हवाई जहाज के इंजन में लगता है, उसमें एयर कंडीशन मतलब A से एयर, C से कंडीशन यानी AC में, रेफ्रिजरेटर मतलब जिसको हम लोग फ्रिज बोल देते हैं, इन सभी जगहों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर D हो जाएगा। देखो इसने क्यों रेफ्रिजरेटर पढ़ा है तो रेफ्रिजरेटर में ऐसे टिक किया है, इसका आंसर हो जाएगा D। सब में यूज होता है CFC। चलो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी F एवं क्षमता P हो तो याद रखना, क्षमता, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? लेंस की क्षमता को इंग्लिश में पावर कहते हैं, यानी P बराबर 1/F होता है ना। 1/F फोकस दूरी। तो इसी को देखो ना, अब यहाँ पे वैसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो इसीलिए इसको हम तोड़ेंगे तो P/1 लिख सकते हैं। 1 से भाग दीजिएगा तो P ही आएगा। अब इसको क्रिस क्रॉस बोलते हैं, क्रिस क्रॉस गुना करो, कैंचिया गुना, ऐसे P से F में गुना होगा तो P गुना F, और 1 से 1 में गुना होगा तो 1 गुना 1, तो 1 से 1 में गुना होगा तो 1 ही ना होगा। अब P गुना F, तो ये कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है? देखो तो यहाँ दिख रहा है कि नहीं? तो हमारा आंसर B हो जाएगा, ठीक ना। तोड़ना सीखो, फॉर्मूला यही होता है, P बराबर 1/F डायोप्टर में, है ना। इसको याद रखना है, ये भूलना मत, इसी पे न्यूमेरिकल भी बनता है। चलो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि कैमरे का कौन सा भाग आँखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? आँखों के रेटिना की तरह, आँखों के रेटिना पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो कैमरा में कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? देखो इसने लेंस मार दिया, लेंस कभी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा फिल्म। कैमरा में ना फिल्म लगा रहता है, उसी पे प्रतिबिंब यानी फोटो बनता है ना। तो इसको याद रखना, है ना। जब सुपर 30 का क्लास में चलाऊंगा तो उसमें सारा कंपेयर कर करके देख लीजिएगा। शुरू करूंगा कुछ दिन में, चालू होगा इसी चैनल पे। चलो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, यानी निकट बिंदु भी बताना है और दूर बिंदु भी बताना है। तो निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर में याद रखना। और दूर बिंदु एक स्वस्थ आँख के लिए ना अनंत होता है, यानी एक अच्छे आँख से कितने दूर तक देख सकते हो उसी को दूर बिंदु कहते हैं। तो इसका आंसर, इसने भी सही टिक लगाया है, C होगा, 25 सेंटीमीटर और अनंत, है ना, ठीक ना। चारों ऑप्शन को बाबू ध्यान से पढ़ना, तब जाकर आंसर मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। चंद्रमा पर कोई आदमी चला जाए यानी अंतरिक्ष यात्री, तो उसको आकाश कैसे दिखाई देगा, काला। अब काला दिखाई देने का क्या कारण है, क्योंकि चंद्रमा पर क्या है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है ना। हम लोगों को धरती से आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला। तो चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है, तो प्रकाश को बिखेरने का काम ही कोई नहीं करेगा, बिखेरेगा नहीं, क्योंकि प्रकाश को बिखेरने के लिए वायुमंडल में धूल कण ये सब होना चाहिए ना, इसीलिए वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण आकाश काला दिखाई देता है। लेकिन धरती से पूछे तो धरती से आकाश नीला दिखाई देता है। चलो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। समंजन क्षमता जब घट जाए यानी कम हो जाता है, उससे कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। इसने भी सही टिक मारा है, जारा दृष्टि दोष। इसका आंसर जारा दृष्टि दोष होगा। अब चलो यहीं पे बताना कि इसके इलाज के लिए बायोफोकल लेंस, बायोफोकल या इसी को कहते हैं द्विफोकल, है ना। द्विफोकल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक। वर्णांधता जो है ना, इसमें रंगों की पहचान आदमी खो देता है, रंग नहीं पहचानता, लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाता है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। दूरदृष्टि में इसका इलाज किस लेंस से किया जाता है, दूर में उत्तल, मैंने बताया भी है मॉडल पेपर में जब पढ़ाया है तो, ठीक ना। उसी तरह निकट दृष्टि, निकट में इसका इलाज निकट में अवतल लेंस से, ठीक ना। इसको याद रखना, ये पूछेगा क्वेश्चन, इसको VVI लगा लो, है ना, इसको VVI लगा लो, ये पूछेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक पूछ दिया है प्रतिरोधकता और एक पूछेगा कि प्रतिरोध का मात्रक, ठीक ना। तो प्रतिरोध का मात्रक तो केवल ओम होता है, ओम का सिंबल यही ना होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक ना ओम मीटर हो जाएगा। इसका आंसर देखो, इसने पता नहीं कौन सा टिक किया, सी किए, इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर। याद रखना है 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। देखो ना इसमें क ता लिख दिया है, तो प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है और प्रतिरोध का ओम होता है, ठीक ना, इसको याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं, 1 जूल में। अब चलो इसको समझाता हूँ, चूँकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, चूँकि 1 कैलोरी में होता है हमारा, 1 कैलोरी में कितना जूल एनर्जी होता है, 4.184 जूल, ठीक ना। तो लेकिन पूछ दिया कि 1 जूल में कितना कैलोरी, तो 1 जूल को निकालो, इधर 1 रख दो, तो इधर आके क्या हो जाएगा, 1 में ये 4.184 भाग कर देगा, 4.184 भाग कर देगा। तो इतना से भाग दोगे ना, तो इसका 0.23, देखो इसका ये गलत है, इसका आंसर एप्पल होगा। इसको याद रखना बाबू, पूछ देगा अगली बार कि 1 कैलोरी में कितना जूल एनर्जी होता है, तो 1 कैलोरी में 4.184 जूल, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है, बताओ। इतना आसान क्वेश्चन ये नहीं बनेगा आपसे। पहले का 100 वाट का पीला वाला बल्ब आता था ना, तो उसमें टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है, आंसर टंगस्टन। ऐसा नहीं होता है, यही जो स्प्रिंग टाइप होता है ना, इसी को फिलामेंट कहते हैं ना। और यही फिलामेंट किसका बना होता है, यह फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ठीक ना। अब बता दो एक बात कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, इसका गलनांक ये आपके किताब में है, ये क्वेश्चन बनेगा। टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सी होता है, यानी सेल्सियस, है ना, इसको याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण, पहले दोहरा परिसंचरण के बारे में समझ जाओ। लिख दिया है कि जब रक्त हृदय या दिल से 2 बार होकर गुजरता है तो उसी को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो ये मनुष्य में तो दोहरा परिसंचरण होता है रे। एक बार मान लो ये दिल है, तो इधर फेफड़ा से खून आता है, ठीक ना, इसमें,
इसका 4 भाग होता है ना, 1 2 3 4। तो एक बार शरीर से खून इसमें आएगा, फिर इसमें से फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा से इसमें आ जाएगा, फिर इसमें से शरीर में जाएगा, है ना। तो ऐसे एक बार आया, फिर एक बार और आया, तब निकला। तो इसमें 2 बार आया ना, इसीलिए 2 बार आया था, ये दोहरा हो गया। लेकिन मछली में इसका आंसर हो जाएगा बी। मछली, ये मनुष्य मारा था, इसका आंसर बी होगा। मछली में ना होता है कि एक ही बार में ऐसे, मान लो यहाँ उसका दिल है, तो ऐसे खून आया एक ही बार में पास हो गया, यहाँ गलफड़ा होता है, ये इसी से पूरे शरीर में निकल जाता है। फिर आया, फिर यहाँ शुद्ध नहीं होता है उसका खून, दिल में शुद्ध नहीं होता है, फेफड़ा से ऑक्सीजन लेता है, अब फिर सब पूरे शरीर में एक ही बार गुजर रहा है, एक बार, है ना। तो इसीलिए इसको बोलेंगे एकहारा, यानी एक ही बार, एकहारा परिसंचरण, ठीक ना। मेढक में, पक्षी में और मनुष्य में दोहरा होता है, लेकिन मछली में एकहारा होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझने में आसानी हुई होगी। एक बार और वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। पहले ये बताओ यूरिया बनता कहाँ है। तो यूरिया बनता है ना यकृत में, ठीक ना। इसी से रक्त में प्रवाहित होता है, रक्त में मिल जाता है ना, मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यकृत में। चलो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ग्लूकोज का पुनर्वशोषण यानी ऑब्जॉर्प्शन, रीऑब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, दोबारा से अवशोषण। देखो जब किडनी होता है ना, किडनी हमारा होता है ऐसे, तो इधर से खून आई, फिर इधर से साफ होकर चली जाती है, फिर इधर से आई, फिर इधर से चली जाती है। तो यहीं से नहीं, ये पेशाब के रास्ते निकल जाती है, ये मूत्राशय है। तो किडनी में ना होता है, इसी का एक यूनिट होता है नेफ्रॉन। तो अब नेफ्रॉन को भी छोटा करके देखिएगा ना, तो ऐसे एक करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 निकला हुआ रहता है, ऐसे करके। इसी में साफ सफाई का काम चलता है। और देखो यहाँ इसका आंसर देख लो, इसका आंसर होगा पीसीटी, ठीक ना। हिंदी होता है समीपस्थ सम्मिलित नलिका। इसको याद ही कर लेना, पीसीटी में ग्लूकोज का दोबारा से अवशोषण होता है, ठीक। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं। यानी हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं। इसका आंसर सही लगाया ये बाबू भी, उत्सर्जन तंत्र, है ना। उत्सर्जन तंत्र से ना हानिकारक पदार्थ बाहर निकाला जाता है, हानिकारक पदार्थ को बाहर कर दिया जाता है। चलो परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण अभी बताया कि रक्त का पंप करना, रक्त का पंप करना परिसंचरण कहलाता है। तंत्रिका तंत्र ये हमारे दिमाग में होता है, ठीक। दिमाग में जितने भी नसें होती है उसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र का मतलब होता है कि भोज्य पदार्थों को पचाने का काम ये करता है, ठीक। हमारा आंसर हो जाएगा सी, उत्सर्जन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है। मेरुरज्जु होता कहाँ है, पहले ये बताओ। ये होता है ना रीढ़ की हड्डी को कहते हैं मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी। इसमें अगर चोट लग जाता है ना, तो दिमाग को सिग्नल ही नहीं जाता है ना, दिमाग को सूचना नहीं जाएगा तो हमको क्या हो जाएगा, लकवा मार देगा ना, कोई अंग ही काम नहीं करेगा। दिमाग ही तो सबको ऑर्डर देता है ना कि भाई तुम ये करो, तुम पाचन का काम करो, तुम परिसंचरण करो। तो जब दिमाग को सिग्नल ही नहीं जाएगा तो वो किसी को आदेश ही नहीं देगा। इसीलिए रीढ़ की हड्डी यानी मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है, तो लकवा मार देगा। घेंगा रोग कहाँ होता है, इसको बता। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी, ठीक ना। बौनापन भी होता है, बौनापन होता है मतलब TSH हार्मोन के कमी से। इस नीचे का तीर का मतलब कम निकलता है, इसीलिए। मधुमेह, मधुमेह का मतलब होता है चीनी का बीमारी, शुगर रोग, डायबिटीज। इसमें क्या हो जाता है, इंसुलिन कम निकलता है, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाने से। चलो क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, VVI लगाओ। सबसे बड़ी ग्रंथि ना लीवर होता है, ठीक। इसका आंसर बी हो जाएगा।
लीवर को और क्या क्या नाम से जाना जाता है? नाम से लीवर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं यकृत, या इसी को कहते हैं जिगर, या इसी को अपने तरफ कहते हैं कलेजा। कलेजा भी इसी को बोला जाता है, याद रखना है ना। यकृत, जिगर, कलेजा या लीवर, चारों एक ही नाम है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना यही है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन को और क्या कहते हैं? तो पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन है ना, किसके द्वारा? पत्ती द्वारा पूछा जाता है। ये ब्रायोफाइलम में होता है। ब्रायोफाइलम एक प्रकार का, इसको हिंदी में कहते हैं ना पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा आपके किताब में दिया है ना। ये होता है कैसे? जैसे मान लो ये पत्ती हो गई एक, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक ना। तो यहीं पे इसका कुछ भाग निकलेगा और ये टूट कर गिर जाएगा। देखो सॉरी नहीं दिख रहा, तो ये टूट के गिर जाएगा और इसी से एक पौधा बन जाएगा, है ना। ऐसे पौधा बन जाएगा। तना द्वारा होता है। तना द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तना में कौन कौन आता है? तो इसमें आ जाएगा गन्ना, यानी ईख की खेती कैसे होती है? तना को काट कर ही तो होता है ना। आलू के आँख को काट कर कायिक प्रवर्धन के रूप में उपजाया जाता है। प्याज, प्याज को बीज से बीज छींट दीजिए तो निकल जाता है। गुलाब, हाँ गुलाब को कैसे कहा जाता है? गुलाब को पैदावारी कलम द्वारा, है ना, कलम बांध कर गुलाब को एक डंटी को काट कर टहनी को मिट्टी में लगा दो तो ये निकल जाएगा। तो इसका आंसर होगा ब्रायोफिल्म। पूछा है ना पत्तियों द्वारा, तो पत्तियों द्वारा ब्रायोफिल्म में। अगली बार पूछ लेते कि तना द्वारा किसका? तो तना द्वारा आलू, गन्ना, अदरक, ये सबको तना द्वारा उपजाया जाता है ना। गुलाब को कलम द्वारा। आई हो, उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी कुछ सही सही समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, प्यारा लगे तो एक लाइक दे देना और ST ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना। फिर मैं लेकर आऊँगा पार्ट 2। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, कल ही अपलोड कर दूँगा मैं। इसको भी देख लेना। ये पिछले साल का 2025 में ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया सवाल है, याद रखना, भूलना मत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।